ओके, तो आप सभी लोगों का इस लेक्चर में स्वागत है। तो जिन लोगों को कुदरती उपचार और आयुर्वेद के बारे में पहले से ही काफी सारी जानकारी है, उन लोगों के लिए ये कुछ नया नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के लिए कुदरती उपचार और आयुर्वेद ये दोनों ही हेल्थ साइंस नए नए हैं, उन लोगों को शायद जो भी कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा आश्चर्यजनक लगे। तो उसको सुन लें, फिर उसके ऊपर थोड़ा विचार करें और फिर देखिए आपको क्या लगता है। क्योंकि जो भी कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन सब चीजों को जब मैंने अपने जीवन में उतारा तो मुझे जबरदस्त उसका परिणाम मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सभी लोगों से शेयर करना चाहिए। Why do people get sick? लोग बीमार क्यों होते हैं? हमारे इस लेक्चर का उद्देश्य है कि कुदरती उपचार के सिद्धांतों के अनुसार बीमारियों के कारणों को समझना, और वो भी संक्षिप्त में। 1 घंटे में संक्षिप्त में ही समझा जा सकता है, लेकिन इस तरह से समझेंगे कि हमें बिल्कुल स्पष्ट मालूम होने लगेगा कि क्या बताया गया है। तो बीमारियों के बारे में पहले तो एक मॉडर्न जो पर्सपेक्टिव है वो देख लेते हैं। हर एक मेडिकल साइंस का अलग अलग सिद्धांत होते हैं जिसके अनुसार वो अपने साइंस को समझाते हैं। जैसे एलोपैथी साइंस है, होम्योपैथी, आयुर्वेद, कुदरती उपचार, नेचुरोपैथी, योग। तो ये जो मॉडर्न परसेप्शन ऑफ सिकनेस अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, और यही ज्यादातर हमें सुनने को मिलता है जब भी कभी हम किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं, या जब भी कभी कोई जनरल डिस्कशन चल रहा होता है, न्यूज पे हम देख रहे होते हैं, तो ये बातें हमें सुनाई देती हैं कि बीमारी यानी क्या होता है, बीमारी मीन्स व्हाट। जनरली जब भी कभी बीमारियों के बारे में बातचीत चलती है तो लोग बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया है। कौन सा इन्फेक्शन हो गया है ये बाद में बातचीत होती है, लेकिन इन्फेक्शन हो गया है ये यहाँ से शुरू होती है। इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, बीमारी हुई मतलब। तो बीमारी मतलब इन्फेक्शन, ये एक तरीका है बीमारियों को जानने का। फिर जब हमें कोई एक्यूट कंडीशन होती है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दुखना, फ्लू जैसी कोई बीमारी, डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, पेट दुखना, या पेट में कुछ गड़बड़ हो गई हो, इन सारी कंडीशंस को भी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस ये सब बीमारियां, इनको बीमारियों में गिना जाता है। आगे चल के हम देखेंगे कि कुदरती उपचार और आयुर्वेद में इनको बीमारी नहीं गिना जाता। तो कंडीशंस जरूर हैं, लेकिन इनको अलग तरीके से देखा जाता है। फिर जब हमें क्रोनिक डिसीज होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, किडनी प्रॉब्लम्स, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो उम्र हो गई है इसलिए ये तो होने ही वाली थी। कई लोग से पूछा जाता है कि कितनी उम्र हुई आपकी, आपको हो गया है, तो बोले अभी तो 45 साल हो गए हैं इसलिए हो गया। तो 45 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर होना सामान्य माना जाता है, क्योंकि है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उम्र के कारण होने वाली बीमारी। एक्चुअली उम्र के कारण बीमारियां नहीं होती, लेकिन ऐसा माना जाता है। फिर एक और बीमारियों को क्लासिफाई करना हो अगर, तो कि ये हेरिडिटरी, कि हमारे फैमिली में सबको ही है। हमारे फैमिली में सबको हाई ब्लड प्रेशर है तो शायद हमको भी होगा, सबको डायबिटीज है तो हमको भी होगा, सबको ओबेसिटी है तो हमको भी शायद टेंडेंसी होगी। तो ये एकदम सही नहीं है, आंशिक सत्य है, पार्शियली ट्रूथ। अगर हेरिडिटरी है तो शायद 5-10% तक उसके चांसेस हैं। इट इज ऑलवेज लेस देन 10% हेरिडिटरी। 90% चांसेस तो उसका कोई ना कोई दूसरा कारण होगा। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हमारी कोई बीमारी हो और उसके कारण दवाई ले रहे हो,
एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं अगर, तो एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन साइड इफेक्ट्स को भी बीमारी में गिना जाता है। जैसे अगर कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति है और उसको डिप्रेशन की का मेडिकेशन चल रहा है, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह, और उसके कारण अगर उसको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसके लिए अलग से दवाई शुरू होती है। तो ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाइयों के, और उन साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए फिर दूसरी दवाई शुरू हो जाती है। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, इससे आपको ऐसा लगेगा कि एलोपैथी साइंस के ऊपर हमें विश्वास करना भी चाहिए कि नहीं। ऐसा नहीं है, सभी साइंस काफी विकसित हैं, लोगों ने काफी मेहनत की है उनके विकास में, सबका अलग अलग रोल है, लेकिन हमें एक उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना है और हमारा व्यू थोड़ा बैलेंस व्यू होना चाहिए कि किस तकलीफ में हमें किस मेडिकल साइंस की मदद लेनी है। तो वो धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगेगा जैसे जैसे लेक्चर आगे चलेगा। तो ये जो अभी हमने देखा था, ये मॉडर्न साइंस, एलोपैथी साइंस का नजरिया है, उनका देखने का दृष्टिकोण बीमारियों का। अब जब कुदरती उपचार के अनुसार हम बीमारियों को देखते हैं तो किस तरह से देखेंगे? तो सबसे पहली चीज, ऐसा माना जाता है कि बीमारियां तभी पैदा होती हैं जब हमारी हेल्थ बिगड़ती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, और स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाएगी। पहले स्वास्थ्य खराब होगा, उसके बाद में इम्यूनिटी, और जब इंप्रूवमेंट होता है तो पहले स्वास्थ्य सुधरेगा, उसके बाद में इम्यूनिटी सुधरेगी। तो अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो ही बीमारी होने वाली है। और बीमारियों को दूर करने का जो तरीका होता है उसमें एक तो नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स होंगी, नेचर क्योर साइंस है, तो ऑब्वियसली नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा जो उनको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, और जो जीवन शैली में परिवर्तन करना हो वो किए जाएंगे। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि बीमारियों के कारणों को दूर किया जाए। तो बीमारियों का इलाज का मतलब हुआ कि बीमारियों के कारणों को दूर किया जाए नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा और जीवन शैली को सुधार कर। और उसके अलावा हमारी जो जीवन शैली है उसको सुधारा जाए ताकि एज ए प्रिवेंटिव मेजर फिर से हमें वो बीमारी ना हो, क्योंकि उस बीमारी के कारण ही नहीं होंगे। अगर कारण नहीं होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। तो अब हमें बीमारियों के कारणों को समझना है। तो लोग बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि बीमार होने के कारण हैं। तो किन कारणों से बीमारियां होती हैं? कुदरती उपचार के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार, तो एक बहुत प्रसिद्ध कुदरती उपचारक हो चुके हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हेनरी लिंडहार। उनके अनुसार लगभग सारी बीमारियों के कारण इन तीन में से एक या दो या तीनों के तीनों भी हो सकते हैं। सारी बीमारियों के कारण या तो इसमें से कोई एक कारण होगा, या इसमें से कोई दो कारण होंगे, या तीनों के तीनों कारणों से बीमारी हो सकती है। पहला कारण बताया है एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। हमारे शरीर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवाही होते हैं, और वो कौन से होते हैं उसको भी हम आगे देखेंगे। लोअर्ड वाइटलिटी, और तीसरा एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। इन तीनों को थोड़े से विस्तार में आगे देखें। तो पहला कारण बीमारियों का, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हेनरी लिंडहार, एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। तो ये जो फ्लूइड्स की बात चल रही है, ये किन फ्लूइड्स की बात चल रही है, इसका उदाहरण दिया है वहां। ब्लड यानी कि खून, लिम्फ यानी कि लसिका, साइटोप्लाज्म यानी कि हमारे कोश में जो प्रवाही होता है सेल के अंदर, ये सारे के सारे बड़े ही महत्वपूर्ण फ्लूइड्स। ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं
क्योंकि इनके द्वारा उन सेल यानी कि कोशों का और उन कोशों से बने हुए टिश्यूज यानी कि धातुओं का नरिशमेंट होता है। और वो नरिशमेंट जब होता है तो उनके नरिशमेंट से उनका विकास होता है, सेल का भी और टिश्यूज का भी और टिश्यू से बने हुए अंगों का भी, और उसके द्वारा उनका स्ट्रक्चर यानी संरचना, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है और फंक्शनिंग, उनके काम करने का तरीका। तो अगर ये वाइटल फ्लूइड्स इनका कंपोजिशन गड़बड़ हो जाए तो उनसे बनने वाले या प्रभावित होने वाले जो टिश्यू हैं और ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे। बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है। खून का क्या रोल होता है आप देखिए, मुख्य मुख्य जो 2-3 उसके जो रोल हैं हमारे शरीर में, एक तो पोषक तत्वों को जहां पर पहुंचाना है वहां पर पहुंचाने का काम खून के द्वारा होता है। फिर कोशों से सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालकर बाहर लाना वो भी खून के द्वारा होता है। खून वापस लौटता है जिसको हम कहते हैं वीनस ब्लड। और जब भी कभी हमें कोई इंजरी होती है तो वहां पर हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए जो भी कुछ पहुंचाना होता है वो भी खून के द्वारा होता है। ऐसे खून के द्वारा बहुत सारे काम हमारे शरीर में चल रहे होते हैं, लेकिन ये तभी चलेंगे कि जब खून का कंपोजिशन बिल्कुल सही हो, जैसा होना चाहिए, और वो अपने आप चेंज भी होता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। उसी तरीके से लिम्फ हमारी इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इम्यूनिटी ठीक से काम कब करेगी कि जब लिम्फ का कंपोजिशन ठीक होगा। उसी तरीके से साइटोप्लाज्म, अगर हमारे कोश में, ये कोश का हमारे ह्यूमन सेल का एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें जो भी कुछ अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग आकार के जो चीजें, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर, ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं हैं, इन सबका अलग अलग काम होता है। और ये सारे के सारे एक प्रवाही के अंदर हैं, और ये प्रवाही उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, जहां पर के मेरा पॉइंटर दिखाई दे रहा है। ये साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन अगर सही होगा तो ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर ठीक से बने रहेंगे, उनका काम भी ठीक से चलेगा, और वो जो बनाते हैं वो बनाने का काम भी ठीक से चलेगा। तो अगर इन वाइटल फ्लूइड्स का कंपोजिशन ही ठीक नहीं है तो टिश्यू ठीक नहीं होगा, उसकी संरचना ठीक नहीं होगी, उससे बने जो धातु होंगी, जो ऑर्गन्स होंगे, वो उनकी संरचना ठीक से नहीं होगी और वो ठीक से काम नहीं करेंगे, तो आगे जाके बीमारी होगी। तो इनका कंपोजिशन गड़बड़ क्यों होता है, अबनॉर्मल क्यों हो सकता है? तो उसके जो 2-3 मुख्य कारण हैं, उसमें पहला कारण कि अगर जो पोषक तत्व खाने में से हमारे शरीर में पहुंचने चाहिए वो पहुंच ही नहीं रहे, तो इन फ्लूइड्स का कंपोजिशन संतुलित कैसे रहेगा? क्योंकि उसका कंपोजिशन संतुलित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो खाने में से हमें मिल रहा है। तो खाने में से न्यूट्रिशन, पोषक तत्व शरीर में आना चाहिए। और अगर हमारा खाना ही गड़बड़ है या खाने में जो भी कुछ खा रहे हैं उसका कंपोजिशन गड़बड़ है तो हमें पोषण नहीं मिलेगा। फिर जो भी कुछ खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ठीक नहीं है। खाना दिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं है या कम है तो भी हमको नहीं मिलेगा। फिर इंडाइजेशन, अगर खाना ठीक से, खाना है बिल्कुल सही, मात्रा भी सही है, क्वालिटी भी सही है, लेकिन वो पच नहीं रहा, पेट में जाने के बाद में, छोटी आंत में जाने के बाद में डाइजेस्ट नहीं हो रहा। डाइजेशन नहीं होगा तो उसमें से पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो जो जो हमारे जो वाइटल फ्लूइड्स हैं जहां पर उसको पहुंचना चाहिए पहुंचेगा नहीं। और इनएफिशिएंट होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस जो शब्द है ये आगे भी 2-3 बार इसका प्रयोग होगा, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब है हमारे शरीर में जितने भी काम चल रहे हैं, बहुत सारी रासायनिक और जीव रासायनिक क्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही है, केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस। इसके लिए बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस, पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हर एक न्यूट्रिएंट का, पोषक तत्व का
जो निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए मात्रा, वो बनी रहे, ये जो प्रयास होता है ये होम्योस्टेसिस का एक हिस्सा है। तो जब भी कभी कोई एबनॉर्मलिटी आती है उसको दूर करके और वापस नॉर्मलिटी को एस्टेब्लिश किया जाए, सामान्य अवस्था में वापस लौटाया जाए, ये काम निरंतर हमारे शरीर में चल रहा है। और ये जो काम चल रहा है ये होम्योस्टेसिस की क्रिया के द्वारा चल रहा है। तो अगर होम्योस्टेसिस की क्रिया ठीक से नहीं चल रही शरीर में, तो जो वाइटल फ्लूइड्स हैं उनका कंपोजिशन भी नॉर्मल एबनॉर्मल हो सकता है, क्योंकि उसको नॉर्मल बनाने का काम होम्योस्टेसिस की क्रिया के द्वारा चल रहा है। ये हमने देखा कि बीमारियों का पहला कारण कि अगर वाइटल फ्लूइड्स का कंपोजिशन गड़बड़ होता है, एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसके कारण बीमारियां हो सकती हैं। तो इन वाइटल फ्लूइड्स के कंपोजिशन को नॉर्मलाइज करने के लिए जो भी कुछ करना है उसके लिए कोई दवाई नहीं होती, दवाइयां दी जाती है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ जीवन शैली को सुधार के ये सारा का सारा काम किया जा सकता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के। जो भी कुछ हमारा रोज का खाना है उसी में से ये काम हो सकता है। तो आपके जितने भी वाइटल फ्लूइड्स हैं, ब्लड, लिम्फ, साइटोप्लाज्म और जो भी कुछ दूसरे, वो सब बिल्कुल सही तरीके से काम करें। सिर्फ सोच लेने से ये काम नहीं होने वाला, इसके लिए मानवीय प्रयास करना पड़ेगा, ह्यूमन एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब दूसरा कारण बीमारियों का डिप्लीशन ऑफ वाइटल फोर्स, जिसे कि हिंदी में जीवन शक्ति कहा जाता है। जीवन शक्ति हमें कहां से मिलती है, आती कहां से है? तो उसको समझने के लिए एक बिल्कुल सरल उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमारे मोबाइल फोन में जो बैटरी होती है, उस बैटरी से हमारे फोन को पावर सप्लाई मिलता है, एनर्जी मिलती है, और वो बैटरी की साइज जो है वो फिक्स है। डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस बैटरी की साइज अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस डिवाइस की जो बैटरी की साइज है वो फिक्स है। उसी को चार्ज करके, रिचार्ज करके उसमें से हमें बार बार एनर्जी मिलती है। अब हमें मालूम है कि जब हम मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है और बैटरी धीरे धीरे फ्लैट होने लगती है। जब पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है, 20% तक आ जाती है, हम उसको वापस रिचार्ज करते हैं, और ये क्रिया चलती रहती है बार बार, ताकि उसमें से निरंतर हमारे फोन को और उसके जो डिफरेंट जो अलग अलग एप्लीकेशन है उनका उपयोग करने के लिए एनर्जी मिलती है। उसी तरीके से हमारा शरीर भी एक बहुत बड़ा अपने आप में एक मशीन है, और उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। और सिर्फ शरीर नहीं, मन भी काम तभी करेगा जब उसको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये शरीर और मन को चलाने के लिए जो ऊर्जा है उसको कहते हैं जीवन शक्ति। और उसको जीवन शक्ति इसलिए कहते हैं कि अगर वो है तो जीवन है, और अगर वो नहीं है तो जीवन नहीं है। एक व्यक्ति जो कि जिंदा है, अगर उसमें से जीवन शक्ति चली जाए तो उसको कहते हैं मृत व्यक्ति, जैसे डेड बॉडी। तो अगर जीवन शक्ति है तो जीवन है, और इस जीवन शक्ति के द्वारा सारे काम चल रहे हैं, जो हमें मालूम है वो भी और जो नहीं मालूम है वो भी। एंड अप टू द सेल्यूलर लेवल ही नहीं, सेल्यूलर लेवल तक तो चल ही रहा है, इवन एट द एटॉमिक लेवल जो भी कुछ काम में चल रहा है। पहले तो जो बड़ी बड़ी जो ग्रॉस लेवल की चीजें जो हमारे ध्यान में आती है, जैसे कि सांस लेना, हाथ पैर का हिलना, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है शरीर के अंदर, चीजों का आगे जाना, फैलना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इस एनर्जी के द्वारा चल रही है। और जो एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पे और सेल्यूलर लेवल पे जो काम चल रहा है, उसके पीछे भी यही एक्टिविटी, ये एनर्जी काम कर रही है। और हमारे शरीर में जो हीलिंग का काम चलता है, रिपेयरिंग का काम चलता है, उसके पीछे भी ये एनर्जी काम कर रही है। और बार बार इस एनर्जी का एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इट रीस्टोर्स द होम्योस्टेसिस ऑफ द परफेक्ट टाइप। जो होम्योस्टेसिस का जो मैंने आपको बताया था, शरीर में संतुलन को बार बार कायम करने का काम, ये काम चल रहा है, और उसके पीछे वो एनर्जी काम कर रही है। अब ये जो एनर्जी है, जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर बैटरी फ्लैट हो जाती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जीवन शक्ति का
धीरे धीरे उपयोग होते 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 बैटरी फ्लैट हो सकती है, उसका क्षय होता है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है। और ये रिचार्जिंग रोज के रोज अगर सही तरीके से नहीं होगा तो निश्चित रूप से बीमारी होगी। ये यहाँ पे समझाया गया है। तो हमारी जो जो बैटरी है, जीवन शक्ति की बैटरी, अगर ये ठीक से रिचार्ज नहीं हो रही तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि वो तो होनी चाहिए, कुदरत ने अगर वो बैटरी बनाई है तो अपने आप ही रिचार्ज होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं होती? तो जब भी कभी कोई व्यक्ति थक जाता है और रोज की थकान से भी ज्यादा थक जाता है, रोज की थकान भी नहीं हो जाती, इतना एक्सर्शन हो जाता है, फटीग हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवरवर्क जिसको कहते हैं, जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है उसको, और जितना पर्याप्त मात्रा में विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो जीवन शक्ति का क्षय होने लगता है। जो मिनिमम लेवल है उससे भी नीचे लेवल पे चली जाती है, और उसके कारण फिर बीमारियां होती है, क्योंकि जीवन शक्ति के द्वारा शरीर के जो अंग चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। सेल्यूलर लेवल पे काम ठीक से नहीं होगा, टिश्यू लेवल पे काम ठीक से नहीं होगा, ऑर्गन लेवल पे ठीक से काम नहीं होगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरा शरीर, मनुष्य का शरीर, वो भी ठीक से काम नहीं करेगा। उसी तरीके से जीवन शक्ति के क्षय होने का एक और कारण लेट नाइट्स। लेट नाइट्स का मतलब है 9-10 बजे के बाद का समय। तो जो लोग लेट सोते हैं, लेट का मतलब है जनरली स्पीकिंग 10 बजे के बाद, और मेरे अनुसार तो 8:30-9 बजे के बाद लेट नाइट हो जाती है। तो 9 बजे के बाद अगर आप लगातार जग रहे हैं और बरसों से जग रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी जीवन शक्ति की बैटरी ठीक से रिचार्ज नहीं होगी, रोज के रोज जो होनी चाहिए। तो लेट नाइट्स इज वन ऑफ द मेन रीजन। फिर ओवर इंडल्जेंस, किसी भी चीज में ओवर इंडल्जेंस, खाना पीना हो, सोचना हो, टीवी देखना हो, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर ओवर इंटेलिजेंस, किसी का भला करना हो, उसमें भी अगर जरूरत से ज्यादा कर तो हमारी जीवन शक्ति का क्षय हो सकता है। क्षय का मतलब है सामान्य अवस्था में उपयोग होने के बाद जरूरत से ज्यादा उपयोग होना और उसका रिचार्ज ना होना, उसको कहते हैं क्षय। ओवर स्टिमुलेशन, ऐसी कोई भी चीज अगर हम करते हो जिससे कि शरीर में बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है, स्टिमुलेशन होता है और ओवर स्टिमुलेशन होता है, तो उसको भी बैलेंस में लाने के लिए बहुत सारी शक्ति खर्च होती है, और फिर उसके कारण हमारी जीवन शक्ति का क्षय हो सकता है। अगर खाना उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसका सीधा संबंध, उसका सीधा प्रभाव जीवन शक्ति के ऊपर पड़ता है। और अगर हमें पहले से ही कोई बीमारी है तो बीमारी को दूर करने के लिए जीवन शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा होता है। तो अगर एक बहुत बड़ा हिस्सा जीवन शक्ति का बीमारी को दूर करने के लिए खर्च हो रहा है, तो वो शक्ति जो काम कर रही थी वो नहीं कर रही होगी, या कहीं पर शॉर्टेज हो रही होगी। तो नेचुरली अगर हमें बीमारियां होंगी तो उसका भी प्रभाव जीवन शक्ति के ऊपर पड़ता है, और हमें जीवन शक्ति की जो बैटरी है उसको और भी ज्यादा रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कभी कोई व्यक्ति बीमार हो तो दवाई से पहले क्या लेना पड़ता है? आराम। लोग दवाई तो ले लेते हैं लेकिन आराम नहीं लेते, और ऐसा मान के चलते हैं कि सिर्फ दवाई से ठीक हो जाएंगे। और ये इतनी बड़ी गलतफहमी लोगों की है, इसके कारण वो इतनी सारी दवाइयां अनावश्यक खा रहे हैं, मतलब कि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा खा रहे हैं। जितनी आवश्यकता है उतनी दवाई खा के और आराम करें तो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन वो आराम नहीं कर रहे तो जरूरत से ज्यादा दवाई खानी पड़ती, ये मैं कह रहा हूँ। और स्ट्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। शायद इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। जीवन शक्ति के क्षय का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में स्ट्रेस के बहुत सारे अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। किसी को फियर के कारण होता है, भय, पैशन, बहुत ज्यादा जोश आ जाए, जरूरत से ज्यादा जोश आ जाए, जुनूनी हो जाए अगर कोई व्यक्ति, फैनेटिक, तो जीवन शक्ति का बहुत तेज रफ्तार से क्षय होने लगता है। ग्रीड, लोभ, लालच अगर हो, उससे भी अटैचमेंट, किसी चीज की हमें आसक्ति हो जाए, डिजायर, इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं होता। इच्छाओं के कारण जीवन शक्ति का क्षय होता है। नेगेटिविटीज, मन में नकारात्मक विचार अगर होंगे उसका प्रभाव पड़ेगा ही। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब कारणों से। स्ट्रेस के बारे में एक बिल्कुल शॉर्ट में एक छोटी सी स्लाइड बनाई है,
इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर, जो तीसरा लेक्चर मैंने लिस्ट में बताया हुआ है, वो सिर्फ इसी के ऊपर है, पूरा का पूरा लेक्चर, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। इसमें स्ट्रेस के बारे में एक ही स्लाइड है सिर्फ। इस चीज को निश्चित रूप से मान के चलिए कि स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, स्त्राव होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उसमें से कई सारे अंगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उनके काम करने के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। फंक्शनिंग ऑफ मेनी बॉडीली सिस्टम्स, उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है स्ट्रेस हार्मोन्स का। और हमारे शरीर के जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में, ये सही तरीके से तभी काम करेंगे। इन सबका सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, तो इस शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा। और अगर स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण ये सारे बॉडीली सिस्टम्स के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेस कई बीमारियों का कारण है। कई सारी बीमारियां सिर्फ स्ट्रेस के कारण ही होती। और अगर हमें स्वास्थ्य को सुधारना है तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। और ये पूरी स्लाइड सिर्फ इसके लिए कि स्ट्रेस अगर है तो बहुत सारी जीवन शक्ति उसका क्षय हो रहा है, वो वेस्ट हो रही है। अगर आप स्ट्रेस बंद कर दें, इस तरीके से उसको रिमूव कर दें अपने सिस्टम में से, अपने जो आपका जो डे टू डे लाइफ है उसमें से अगर आप स्ट्रेस को निकाल डालें तो बहुत सारी जीवन शक्ति बच जाएगी। तीसरा कारण बीमारियों का एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। अभी टॉक्सिन क्या चीज होती है? क्योंकि एलोपैथी साइंस इट डजंट रिकॉग्नाइज टॉक्सिन्स, लेकिन आयुर्वेद में और कुदरती उपचार में इसका बहुत महत्व है। बीमारियों के कारणों में टॉक्सिन का शरीर में होना एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। टॉक्सिन को हिंदी में विष द्रव्य या विजातीय द्रव्य भी कहा जाता है। आयुर्वेद की भाषा में उसे आम कहा जाता है। तो कुदरती उपचार के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार और आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि कई सारी बीमारियों के जो कारण होते हैं वो बैक्टीरिया या वायरस नहीं होते। हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरस पनपेंगे कब? कि जब उनके पनपने के लिए ऐसा दूषित वातावरण तैयार हो जाए। और वो दूषित वातावरण कैसे तैयार होता है? धीरे 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 अगर टॉक्सिन्स का हमारे शरीर में संचय होने लगे, एक्यूमुलेशन होने लगे, तो उसके कारण हमारे शरीर का आंतरिक वातावरण बिगड़ जाता है, दूषित हो जाता है। और उस बिगड़े हुए वातावरण में बैक्टीरिया या वायरस बड़ी तेज रफ्तार से पनपते हैं। और उनके पनपने के कारण जो भी कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको देख के हमको ऐसा लगता है बीमारी हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से ज्यादातर बीमारियां शायद टॉक्सिन्स के होने के कारण, क्योंकि टॉक्सिन्स अगर होंगे तो शरीर में एक ऐसा दूषित वातावरण तैयार हो जाएगा। तो अब ये टॉक्सिन को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। व्हाट इज टॉक्सिन? जब भी कभी हम जो भी कुछ खाना खाते हैं और वो पेट में पहुंचता है और पेट में उसका डाइजेशन अगर ठीक से नहीं होता तो ये निश्चित मान के चलिए कि उसमें से टॉक्सिन बनने ही वाले हैं। इसमें कोई भी देवी देवता, ईश्वर, गुरु महाराज कुछ नहीं कर सकता। ये कुदरत का नियम है। अगर आपको पहले से मालूम था तो भी, और आपको पहले से नहीं मालूम था तो भी ऐसा होता है। और इसको जांचने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस लेक्चर के बाद में तुरंत आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं कि नहीं। आपके परिवार में अगर कुछ लोग होंगे तो उनके शरीर में है कि नहीं, वो भी आप शायद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके शरीर में टॉक्सिन है। इतना स्पष्ट जांचने का तरीका है। ऊपर ऊपर वाला है, डॉक्टर के लेवल वाला नहीं है, लेकिन एक जनरल पब्लिक को जितना मालूम होना चाहिए वो वाला मैं आपको बताऊं। तो जब भी कभी खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसमें से टॉक्सिन बनेंगे, क्योंकि
खाना ठीक से डाइजेस्ट होना ही चाहिए। कुदरत ने जो पूरा जो सिस्टम बनाया हुआ है वो ऐसा बनाया हुआ है कि जब भी कभी हम कुछ खाना खाएंगे वो आराम से डाइजेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर टॉक्सिन ठीक से, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता टॉक्सिन बनते हैं, तो टॉक्सिन अगर बनेंगे उनकी बाहर निकलने की कोई, उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, उसके लिए कोई चैनल नहीं है, शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके बाहर निकलने के लिए कोई चैनल क्यों नहीं, क्योंकि जो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जैसे स्टूल है, यूरिन है, पसीना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब के बाहर निकलने के अलग अलग चैनल्स हैं। तो टॉक्सिन का क्यों नहीं है? टॉक्सिन का इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये शरीर का विकास चल रहा था हजारों लाखों वर्षों से, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं आया था कि टॉक्सिन बनेंगे। ऐसा माना हुआ था कि जो भी कुछ खाएंगे वो तो डाइजेस्ट हो ही जाएगा। लेकिन अभी कलयुग में जो भी कुछ हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो खाना ही गलत होता है। कई सारा खाना गलत होता है, खाने का तरीका गलत हो सकता है। तो किसी भी कारण से अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो टॉक्सिन बन जाएंगे, और टॉक्सिन बनेंगे उसके बाहर निकलने का चैनल विकसित ही नहीं हुआ तो वो इकट्ठा होना शुरू होगा। इकट्ठा होगा तो दूषित होगा वातावरण अंदर का, और जब भी कभी वातावरण दूषित होगा उसमें बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगेंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट है मैंने आपको समझाया। अब जब भी कभी बैक्टीरिया और वायरस शरीर में पनपने लगते हैं, उनके क्वांटिटी मल्टीप्लाई होने लगते हैं, तो उसके कारण सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होते हैं। किसी को सर्दी होती है तो बोलता है इन्फेक्शन हो गया, किसी को खांसी होती है तो बोलता है इन्फेक्शन हो गया, किसी को बुखार आता है तो हम बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया। तो ये इन्फेक्शन हो गया, एक्चुअली ये जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार सिम्टम्स है, ये एक्चुअली बीमारी नहीं है। ये तो एक्चुअली इट इज एक्चुअली शरीर को उन बैक्टीरिया और वायरस से बचाने का तरीका है। अगर वो बैक्टीरिया और वायरस एकदम से पनपने लगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके साथ में लड़ाई करके उनको मारने का काम करेगा। उसका जो काम चल रहा है उसके कारण वो सिम्टम दिखाई दे, जो सर्दी है, खांसी है, बुखार है, और वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा शरीर का आंतरिक वातावरण दूषित हो गया था। दूषित हो गया था तो उस दूषित वातावरण में इट वॉज फेवरेबल फॉर बैक्टीरिया एंड वायरस, वो पनपने लगे। वो पनपने लगे, उसके लक्षण दिखाई देने लगे, सिम्टम्स लक्षण दिखाई देने लगे। वो इसलिए दिखाई देने लगे क्योंकि अंदर इम्यून सिस्टम काम कर रही है। दो काम एक साथ में चल रहे हैं, एक तो बैक्टीरिया और वायरस को कंट्रोल में लाने का काम, और दूसरा उन टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम। दोनों काम एक साथ में चल रहे हैं, इसलिए वो सिम्टम्स दिखाई देता है। So it is actually the body's attempt to defend and heal itself. Okay, it's very important to understand this. This is very very important thing. Okay, कि जो भी कुछ हो रहा है, बुखार, सर्दी, खांसी, it is the body's attempt to defend itself and heal itself. शरीर अपने आप को डिटॉक्स कर रहा है और अपने आप को हील कर रहा है। जो सिम्टम्स हुए उससे हीलिंग कर रहा है, इसीलिए उनको हीलिंग रिएक्शन कहा जाता है, कुदरती उपचार। और उसका उद्देश्य क्या है? अगेन होम्योस्टेसिस। इन सब के द्वारा शरीर की अवस्था को संतुलित अवस्था की तरफ ले जाया जाता है। जो असंतुलित हो गई, असंतुलित मतलब कि अगर कोई केमिकल कम हो गया हो या ज्यादा हो गया हो जरूरत से, या टॉक्सिन इकट्ठा हो गए हो, कुछ भी, उसको संतुलन में लाने का काम। अब हमको कैसे मालूम पड़े कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं या नहीं? क्योंकि टॉक्सिन की जांच कराने के लिए लेबोरेटरी में नहीं जा सकते। अगर आप किसी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में जाएंगे और वहां जाके उसको बोलेंगे कि भाई मेरे शरीर में विटामिन B12 कितना है और होमोग्लोबिन कितना है और विटामिन D3 कितना है, तो वो सब तो वो लोग चेक करके आपको बता सकते हैं उसको। लेकिन आप उसको जाके बोलेंगे कि भाई मेरे शरीर में टॉक्सिन कितना है, तो टॉक्सिन का कोई टेस्ट वगैरह भी डेवलप नहीं हुआ, कमर्शियल लेवल पे नहीं हुआ। हो सकता है अगले 50-100 साल में हो जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं होता। तो अभी अगर हमें मालूम करना हो कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं या नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए कुदरती उपचार में और आयुर्वेद में बड़े स्पष्ट लक्षण दिए हुए। आयुर्वेद में उसको कहा जाता है आम लक्षण। आम लक्षण का मतलब है सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिन्स।
और ये जितने भी पूरी लिस्ट में आपको बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसमें से एक भी है तो मान के चलिए कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं, और अगर एक से ज्यादा है तो निश्चित मान के चलिए कि कोई बीमारी आने वाली है, और अगर बहुत सारे हैं शायद कोई बीमारी ऑलरेडी होगी ही, या तो आपको मालूम भी होगा या मालूम नहीं होगा और बीमारी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जीभ के ऊपर एक परत जमनी शुरू हो जाती है। अगर कोई किसी के जीभ के ऊपर कत्थई रंग की डार्क कलर की कोटिंग होगी, किसी की जीभ के ऊपर येलो कलर की या ग्रीन कलर की कोटिंग होगी, किसी की जीभ के ऊपर व्हाइट कलर की सफेद रंग की कोटिंग होगी। हमारी प्रकृति के अनुसार कोटिंग होती है। कफ प्रकृति वालों की जीभ पे सामान्यता या कफ प्रॉब्लम अगर होगा, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो सफेद रंग की परत जमनी शुरू हो जाएगी। पित्त वालों को येलो या ग्रीन कलर की ऐसा होता है। तो अगर परत है तो उसको ऐसा नहीं मानना कि तो सबको ही होती है। ये तभी होती है कि जब शरीर में टॉक्सिन होता है, और अगर आपके शरीर में से टॉक्सिन्स पूरी तरह से निकल जाए, जिसको कहते हैं डिटॉक्स, शरीर शुद्धि, तो अपने आप ही जीभ एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पिंक कलर की हो जाएगी। और जो लोग कुदरती उपचार करवाने जाते हैं या करते हैं अपने खुद का, उनको इसका अनुभव है, मुझे भी है। जब भी कभी शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा होना शुरू होते हैं, जीभ की परत जमनी शुरू हो गई, टॉक्सिन निकल गए, जीभ की परत गायब हो गई। कितने सारे लोगों को इसका अनुभव। हैवीनेस, भारीपन का एहसास होना। कई लोगों को तो मालूम भी नहीं होता कि उनको भारीपन का एहसास हो रहा है, क्योंकि कई वर्षों से है और वो उसको सामान्य मान के चलते हैं कि ये तो सामान्य है, ये नॉर्मल है, सबको ही होगा। ऐसा नहीं। तो जैसे जैसे टॉक्सिन की मात्रा शरीर में बढ़ती जाएगी, शरीर में भारीपन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे टॉक्सिन की मात्रा कम होती जाएगी, भारीपन कम होता जाएगा, हल्कापन बढ़ने लगेगा। तो जब भी कभी कोई व्यक्ति उपवास वगैरह करता है तो सबसे पहली चीज उसको जो महसूस होती है वो हल्कापन। 2-3 दिन के अंदर बोलने लगता है कि मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। उपवास सभी चीजों का इलाज नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ जो कुदरती उपचार में कहीं कहीं पर जरूरत हो तो उपवास का उपयोग किया जाता है एज ए थेरेपी। तो भारीपन उसको दूर किया जा सकता है। लिथार्जी, आलस्य। आलस क्यों आ रहा है? क्योंकि शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बहुत बढ़ गई, इसलिए आलस आता है। अगर टॉक्सिन चले जाए तो स्फूर्ति का एहसास होने लगे अपने आप। इनडाइजेशन, अब इसमें 2 चीजें। पहली चीज, इनडाइजेशन होगा तो उसमें से टॉक्सिन बनेंगे, और अगर टॉक्सिन बन गए हैं तो उसके कारण इनडाइजेशन की रफ्तार और भी बढ़ जाएगी। दोनों चीज, इसीलिए टॉक्सिन तो बनना ही नहीं चाहिए, तो उससे इनडाइजेशन बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है डाइजेशन के ऊपर। और इनडाइजेशन होगा तो फिर बर्पिंग होगी, ब्लोटिंग होगी। ब्लोटिंग मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लोटिंग होता है वो, या फिर एसिडिटी जैसा फील होगा, हॉट रिफ्लेक्सेस, कई सारी चीजें हो सकती है इंडाइजेशन के कारण। और फिर उसके कारण और आगे चल के अल्सर अलग अलग तरह के वो भी हो सकते हैं। लॉस ऑफ टेस्ट, अगर आपको खाने में स्वाद नहीं आ रहा या बहुत सारा मिर्च मसाला डालने के बाद में ही आपको टेस्ट आता है, तो मान लीजिए कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं ही। क्योंकि अगर आपका शरीर टॉक्सिन से फ्री है तो अगर आप पालक की भाजी का पत्ता भी जीभ के ऊपर रखेंगे तो आपको 5 अलग अलग टेस्ट आएंगे उसमें। ऐसा। लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर आपको भूख नहीं लगती तो निश्चित मान के चलिए कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं। और अगर टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो बिल्कुल समय पर सही मात्रा में भूख लगती है, और खाना खाते खाते जैसे ही पेट भर जाता है आपको तृप्ति का एहसास भी होता है। दोनों चीजें होती है। अगर आपके मुंह में से चिकना चिकना थूक निकलता है, स्प्यूटम जिसको, तो निश्चित मान के चलिए कि आपके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा अब इतनी बढ़ चुकी है कि अब बीमारी आने वाली आगे चल के। और ये थूक इतना चिकना होता है कि उसको थूकना पड़ता है, उसको निकल नहीं सकता। जिस व्यक्ति के शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा हो रहे होते हैं वो बड़ी जल्दी थक जाता है। जरा सा कुछ काम करेगा नहीं, हाफने लगेगा, जरा सा कुछ काम किया नहीं, पसीना निकलने लगेगा। वीकनेस, उसको कमजोरी का एहसास होता है, अशक्ति। उसको पूछो कि भाई दिन में खाना कितनी बार खाते हैं, तो 3 बार खाता हूँ। कई लोग तो 4-4, 5-5 बार भी खाते हैं। तो उसको पूछो 3 बार 4 बार खाना खाते हो तो फिर कमजोरी किस बात की? तो कमजोरी इसलिए है क्योंकि इनडाइजेशन के कारण उसके शरीर में पोषक तत्व ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसके कारण उसको वीकनेस है। और
अलग अलग तरह के विटामिन मिनरल डिफिशियंसी भी हो सकती है। बैड ब्रेथ, अगर मुंह में से दुर्गंध आ रही है तो ऐसा मान के चलिए कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स इतनी मात्रा में है कि आपको कोई ना कोई बीमारी होगी ही, निश्चित रूप से। हो सकता है कि अभी डायग्नोस नहीं हुई, लेकिन होगी, क्योंकि एलोपैथी साइंस में ये सब चीजें नहीं आती। ये लक्षण देख के एलोपैथ डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ेगा कि उसको कोई बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद और कुदरती उपचार के जो डॉक्टर्स हैं, इन लक्षणों को देख के तुरंत उनको मालूम पड़ेगा कि अभी बीमारी नहीं है तो आने वाली है, या ऑलरेडी कोई बीमारी है, चलो उसको ढूंढते हैं कौन सी है, जांचते हैं। ड्राउजीनेस, जब देखो तब उसको नींद आती रहती, सुबह उठने के बाद में फिर से सोने को बोलो तो भी सो सकता है, जब बोलो तो सोने के लिए तैयार। ड्राउजीनेस, जेनेरिक पेन एंड टेंडरनेस, उसको शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है, कभी इधर दुखेगा कभी उधर दुखेगा, और दुखने का जो है वो कभी दुख रहा है कभी नहीं भी दुख रहा। और टेंडरनेस, जब शरीर में टॉक्सिन और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर अगर ऐसा हाथ रखेगा स्किन के ऊपर तो उसको वहां पे दुखना शुरू हो जाएगा, ऐसा भी होता है। बालों के, इसे हम हमारे स्कल के ऊपर हाथ रखेंगे तो बालों की जो जड़ है, रूट ऑफ द हेयर, वहां पे भी दुखता है, इतना अगर टॉक्सिन बहुत बढ़ जाए तो ऐसा भी होता है। लोअर्ड इम्यूनिटी एंड रिकरिंग कोल्ड एंड कफ, ऑफ कोर्स जैसे जैसे टॉक्सिन बनेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी बड़ी तेज रफ्तार से डाउन होगी, और बार बार सर्दी खांसी, कई लोगों को तो सर्दी खांसी लगी ही रहती है 12 मास, पूरा साल, और वो बोलते हैं अभी ये सर्दी की सीजन आई है इसलिए सर्दी सीजन का इन्फेक्शन हो गया, फिर गर्मी की सीजन आई है तो गर्मी वाला इन्फेक्शन हो गया, तो बारिश की सीजन आई है तो बारिश वाला हो गया। बस ये इस तरह से लोग अपने आप को खुद को सांत्वना देते रहते हैं और अपना चल रहा है काम। इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ हार्ट, हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा, पल्पिटेशन बढ़ सकता है, हृदय की धड़कन है जरूरत से ज्यादा। सामान्य रूप से अगर हृदय की धड़कन 60 से 70 के बीच में होनी चाहिए, हो सकता है कि 80-90 तक भी पहुंच जाए, और अगर शरीर में से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं फिर वापस हृदय की धड़कन कम हो जाती है। ये सचमुच में होता है, निश्चित रूप से होता है, और मैंने खुद में भी देखा हुआ है। पहले मेरे हृदय की धड़कन 80 के ऊपर हुआ करती थी और मुझे कोई बीमारी नहीं थी। ये मैं आज से करीबन 22-23-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर ये सब कुदरती उपचार के बारे में सब जाना, सोचा, जीवन में उतारने का काम शुरू किया, जीवन शैली को सुधारा, तो धीरे धीरे होते होते मेरी हृदय की धड़कन अभी 60 पे आ गई है। सुबह उठता हूँ तो 58 होती है, तो एक जमाने में 80 के ऊपर होती थी और अभी 60 है। कितना बड़ा अंतर आप सोचिए, 25% कम हो गया। मतलब दिन में हृदय को 25% कम धड़कना पड़ता, और अगर 25% हृदय को कम धड़कना पड़ेगा, 20 या 25%, तो 25,000 टाइम्स कम धड़कना पड़ेगा, उतना एनर्जी बच जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो टॉक्सिन से मुक्त हो गया, इसलिए। एबनॉर्मल क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बॉडी वेस्ट, जैसे कि स्टूल है, यूरिन है, इन सब की कंसिस्टेंसी और क्वालिटी खराब हो जाएगी। मल की भी क्वालिटी होती है, अगर क्वालिटी ठीक होगी तो दुर्गंध नहीं आएगी, उसका कलर अलग होगा वगैरह वगैरह, उसकी कंसिस्टेंसी अलग होगी। अगर टॉक्सिन शरीर में होंगे तो दुर्गंध ज्यादा आएगी, जरूरत से ज्यादा निकलेगा, कम निकलेगा, नहीं निकलेगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है, तो कलर चेंज हो सकता है। और इन सबको देखकर कुदरती उपचार और आयुर्वेद के डॉक्टरों को तुरंत पता चलता है कि क्या बीमारी हो सकती है, फिर उसकी और आगे जांच करते हैं। और मल शरीर में से ठीक से निकलते ही नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये इतने सारे जो कारण मैंने आपको बताया, अब आप खुद देखना शुरू कीजिए। अगर इसमें से एक दो भी आपको अपने खुद में दिखाई देते हैं तो मान लीजिए कि आपके शरीर में टॉक्सिन बन रहा है और इकट्ठा भी हो रहा है। अगर 4-5 से ज्यादा है तो आपको प्रयास करना चाहिए निकालने का, और अगर 6-7 से ज्यादा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि या तो कोई बीमारी है, ये बड़ी जल्दी आने वाली है, और अगर ये पूरा का पूरा लिस्ट है तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है। तो टॉक्सिन क्यों बनते हैं? क्योंकि इनडाइजेशन हो रहा है, खाना ठीक से पच नहीं रहा। खाना ठीक से क्यों नहीं पच रहा? क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं, खाने पीने की आदतें ठीक नहीं। तो बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर ठीक नहीं है, उसकी एक छोटी सी लिस्ट। अगर भूख नहीं लगी और खाना खा रहा है तो इस व्यक्ति के शरीर में निश्चित रूप से टॉक्सिन बनने वाला है। सिर्फ लंच टाइम हो गया और खा लिया, या किसी ने दे दिया और खा लिया, या इच्छा हुई और खा लिया, लेकिन भूख तो लगी नहीं। भूख लगनी चाहिए तो ही खाना खाना चाहिए। भूख नहीं लगी और खाना खा लिया
तो टॉक्सिन बनने ही वाला। ओवर ईटिंग, जब भी कभी जो भी कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग करेगा टॉक्सिन्स बनने ही वाले हैं। ओवर ईटिंग से कभी किसी का भला नहीं हुआ, एक्चुअली उससे प्रॉब्लम ही खड़े होने वाले हैं। ओवर ईटिंग की आदत में से निकलना बहुत जरूरी है। इम्प्रॉपर डाइट, इसका मतलब कि कॉम्बिनेशन ही गलत है, जो 2-3 खाने की चीजें मिलाई हुई है कॉम्बिनेशन गलत है, या फिर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, या फिर बासी खाना खा रहे हैं। सुबह का शाम को चलेगा शायद, वो भी नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन शाम का दूसरे दिन सुबह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। फ्रिज में रखा हुआ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके, अब चलाना ही हो तो बात अलग है, लेकिन उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यू शुड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। डिस्टर्ब्ड अग्नि इज वन ऑफ द रीजन टॉक्सिन क्यों बन रहा है उसके लिए। अग्नि अगर ठीक से काम नहीं करेगी, अग्नि उसका मतलब है, और हम यहाँ पे सिर्फ जठरा अग्नि की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव फायर। जठरा अग्नि का काम होता है खाने को पेट में ठीक से पचाना। अगर वो अग्नि ठीक से, तो जैसा मैंने आपको बताया था जीवन शक्ति, तो जीवन शक्ति अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम कर रही है। तो जठरा अग्नि बन के खाने को पचाने का काम कर रही है पेट में। तो अगर वो जीवन शक्ति वहां पर ठीक से नहीं पहुंच रही, या कोई बीमारी है, या उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, पेट का पूरा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, और अग्नि अगर डिस्टर्ब हो गई है तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, और अगर खाना नहीं पचेगा तो टॉक्सिन बनेगा। अगर हम ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और एक्सरसाइज मतलब कि शरीर को श्रम पहुंचे उतनी हलन चलन होनी चाहिए, या तो एक्सरसाइज के द्वारा या दिन भर के काम के द्वारा, अगर वो नहीं हो रही तो बॉडीली सिस्टम्स कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर, ठीक से काम नहीं करेंगे शरीर के अंग। और जितना शरीर और मन को विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो भी दिक्कत होगी, टॉक्सिन बनेंगे। गलत आदतें हैं, लेट लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, 2-2 बजे लंच खा रहे हैं, रात को 9-9 10-10 बजे डिनर खा रहे हैं, ये सब गलत आदतें हैं, तो फिर होने ही वाला है, इनडाइजेशन होने ही वाला है, टॉक्सिन बनने ही वाला है। और खाना खाते समय अगर मन में गलत विचार चल रहे हैं, नकारात्मक विचार चल रहे हैं, तो खाना ठीक से पचेगा नहीं। तो शुरुआत में क्या होता है, एकदम शुरू में, और बच्चों में ये सब देखने को मिलता है, ओके, एकदम स्वस्थ व्यक्ति में और बच्चों में ये देखने को मिलता है। जब शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ती जाती है तो एक्यूट कंडीशंस मैनिफेस्ट होती है, बीमारियां। एक्यूट कंडीशन का मतलब है बुखार, सर्दी, खांसी, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब चीजें होती है, फ्लू वगैरह। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा होते होते एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कि अगर इससे ज्यादा इकट्ठा होगा तो बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, तो शरीर उसको अपने आप निकालने का काम शुरू करता है। निकालने का काम शुरू करता है, ये सब दिखाई देना शुरू होता है। इसीलिए लोगों को सीजनल ये सब होता है। पूरा का पूरा निकल गया, मतलब टॉक्सिन से बाहर निकल गए, टॉक्सिन बाहर निकल गए, शरीर शुद्ध हो गया, फिर से वापस जैसे थे वैसे हो गए। तो ये जो एक्यूट कंडीशंस हैं, इनको कुदरती उपचार और आयुर्वेद में बीमारियां नहीं गिना जाता। ये बीमारियां नहीं है, ये शरीर को टॉक्सिन से फ्री करने का एक काम चल रहा है। इट इज द बॉडीज एफर्ट टू गेट रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स। और ये जो सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा फीवर हाई नहीं हो गया, 101 तो सामान्य गिना जाता है, उसके ऊपर हो तो थोड़ी चिंता करनी पड़ती है। और अगर बहुत ज्यादा सर्दी खांसी कुछ ऐसा सीरियस मामला नहीं हो, तो अगर धीरे धीरे हम ये बॉडी की जो क्लिनजिंग प्रोसेस है, शरीर शुद्धि की क्रिया, उसको चलने देते हैं, धीरे धीरे 2, 4, 6, 8 दिन में शरीर शुद्धि का काम पूरा हो जाता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी हर्ब के, अपने आप। सिर्फ आराम करो और थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाओ, हो गया काम खत्म। सिर्फ हमें सावधानी रखने की जरूरत है कि कहीं कोई फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन खड़ा ना हो जाए, जैसे कि डिहाइड्रेशन या कोई इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह वगैरह। एकदम से हमें ऐसा लगे कि एनर्जी लेवल एकदम से डाउन हो गया है, फीवर एकदम बढ़ गया है, ऐसा कुछ भी होता है तो फिर हमको मानना चाहिए कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उस समय फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम फ्लूइड लेते जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो ये सब तो अपने आप ही ठीक होने वाली चीजें। अब बच्चों में भी और जो बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं उनमें भी ये एक्यूट कंडीशन बार बार हो रही है। बार बार सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब चल रहा है, वोमिटिंग। और हम अपना जीवन शैली को नहीं सुधार रहे हैं, वही गलत सलत खा रहे हैं,
वही गलत सलत जीवन शैली है, सब गलत सलत काम भी चल रहे हैं। तो आगे चल के इन टॉक्सिन्स के इकट्ठा होने के कारण और शरीर शुद्धि नहीं हो पा रही, उसके कारण क्रोनिक डिसीज होती है। और ये क्रोनिक डिसीज मतलब जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम्स, अस्थमा, रूमेटिज्म, सोराइसिस, एक्जिमा वगैरह वगैरह, दुनिया भर के प्रॉब्लम। तो ये क्यों हो रहा है? उम्र के कारण नहीं हो रहा है कि हमारी उम्र बढ़ गई है, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शरीर में जो इकट्ठा हो रहे थे टॉक्सिन, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जब बाहर निकलते थे हम उसको दबाते थे, क्योंकि जब भी कभी सर्दी खांसी हुई सीधा टैबलेट अंदर, बुखार हुआ टैबलेट अंदर, कोई फीवर हुआ एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल ड्रग अंदर, कुछ ना कुछ दवाई खा के उसको दबाने का काम किया। तो जो रोज रोज टॉक्सिन बन रहे थे वो तो बन ही रहे थे, जो निकलना चाहते हैं उनको भी नहीं निकलने दिया, उनको भी दबाया, और इकट्ठा होने का काम और भी बढ़ता जा रहा है। ये काम चल रहा है, सप्रेशन का काम चल रहा है, रॉन्ग ट्रीटमेंट चल रही है। तो धीरे 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 30 साल, 45 साल, 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हालत इतनी खराब हो जाती है कि फिर बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। क्रोनिक डिसीज है, दीर्घकालीन बीमारियां। और लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो भाई अभी कलयुग है और सभी को होता है, अब उम्र हो गई है तो हमको भी हो रहा है, जो कि सब गलत है। देखिए अभी मैं 60 साल का हो गया हूँ, 60 ईयर्स, और मुझे कोई भी बीमारी नहीं। कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, मर भी सकता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं है। और अभी तक नहीं है वो पूरा का पूरा सिर्फ ईश्वर की मेहरबानी है, ऐसा नहीं है, इसमें मानवीय प्रयास भी है बहुत सारा। ये जो भी मैंने आपको बताया, इन सबको दूर करने के लिए मैंने प्रयत्न किए हैं पिछले 20-25 साल, इसीलिए मुझे बीमारी नहीं होती, कोई भी बीमारी नहीं होती। जो भी कुछ गिनाई है वो भी नहीं होती, और वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह वो तो है ही नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं, कोई किसी तरह की कोई भी बीमारी, अबनॉर्मलिटी कुछ भी नहीं। और पहले होती थी, 20-22 साल पहले मुझे हर 3-4 महीने में एक बार कोई ना कोई बीमारी होती थी, और दवाई खा के उसको ठीक भी करता था और कई सालों तक चलता था। फिर धीरे धीरे बीमारियां होनी कम होती गई तो बंद ही हो गई, कई कई साल निकल जाते हैं तो बीमारी नहीं होती, सर्दी खांसी भी नहीं होती, ऐसा भी होने लगा। अगले लेक्चर में और विस्तार में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कितना फायदा। तो हमने जो आज जो भी कुछ देखा 1 घंटे में अभी होने वाला है, उसको एक संक्षिप्त में अगर अपने दिमाग में बिठाना हो तो इस तरह से बिठा लीजिए। ओके, बीमारियां तभी होगी कि जब स्वास्थ्य बिगड़ेगा। ओके, मोस्ट डिसीजेस मैनिफेस्ट व्हेन हेल्थ डिटेरियरेट्स। You do not get healthy just by treating a disease. Root causes must be eliminated. सिर्फ बीमारी का दवाई खा के इलाज करने से स्वस्थ कोई नहीं होता, क्योंकि कारण तो वैसे वैसे अंदर है ही। कारणों को दूर करना पड़ेगा तो ही बीमारी जड़ मूल से दूर होगी, नहीं तो बार बार होगी। जो बीमारियों के मूलभूत कारण है वो हमारी जीवन शैली के कारण। अगर हमारी जीवन शैली खराब है, फॉल्टी लाइफस्टाइल, और अगर हमारे जीवन में बहुत मानसिक तनाव है, तो उसके कारण बीमारियां हो रही हैं, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। So you get freedom from disease and discomfort only by improving your health and immunity. तो हमारे स्वास्थ्य को सुधारने से ही बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है, क्योंकि बीमारियों के कारण से मुक्ति पाई जा सकती है। और जैसे जैसे स्वास्थ्य सुधरेगा वैसे वैसे इम्यूनिटी सुधरेगी, स्ट्रांग होगी। और स्वास्थ्य को सुधारने का एक ही तरीका है, और वो है जीवन शैली को सुधारना। और जीवन शैली को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें खाने पीने की आदतों को सुधारना पड़ेगा। एक्सरसाइज क्या करें क्या ना करें, किस तरह से करें, कितना करें, वो सब करना पड़ेगा। पहले तो सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कितना रेस्ट करें, कब करें, वगैरह वगैरह, किस तरह से करें, वो हमको जानना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, और मानसिक तनाव को झेलने के लिए मन को कैसे सक्षम बना, ये सारी बातें हमें जाननी पड़ेगी। और इसके ऊपर हमारा अगला लेक्चर है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस टू इंप्रूव आवर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। तो अगला लेक्चर जो है, अगला लेक्चर
अगले महीने के आखिरी रविवार को होगा। उसमें ये जो मैंने आपको इस लेक्चर में हम जहां तक पहुंचे उसके आगे का काम हम करेंगे कि चलो ये तो हमने समझ लिया कि शरीर में गड़बड़ क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, रूट कॉज क्या है बीमारियों में। अब प्रिवेंटिव काम क्या किया जा सकता है? प्रिवेंटिव तो कर ही सकते हैं, करेक्टिव भी कर सकते हैं। मतलब अगर कभी कोई किसी को कोई बीमारी अभी है तो उसमें भी बहुत मदद मिलेगी। मेरे पास में कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, जनरली बीमारियों को लेके आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि बीमारी ठीक करने का काम हम नहीं करेंगे, हम बीमारियों के कारणों को दूर करने का काम करते हैं। और लाइफस्टाइल सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैं उनको बताता हूँ। कई सारे लोगों की कई सारी बीमारियां धीरे धीरे अपने आप में ठीक हो जाती है, क्योंकि उनकी जीवन शैली सुधर गई। जिन कारणों से बीमारियां थी, कारण चले गए। बीमारियों के कारण अगर चले जाएंगे तो बीमारी कैसे रह सकती है? तो अगर डिसीज क्योरेबल है, साध्य रोग है, तो जीवन शैली को सुधारने से देर सवेर चली ही जानी चाहिए। तो इस लेक्चर में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आशा करता हूं कि जो भी कुछ मैंने आपको बताया इससे आपको एक नई सोच मिलेगी, एक नई दृष्टि मिलेगी। फिर हो सकता है आपको ये सब लॉजिकल सही लगे, साइंटिफिकली भी ठीक लगे, जीवन में उतारने के लिए प्रेरणा मिले तो मेरे अगले लेक्चर में आइए। उसमें मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा जो मैंने खुद पर आजमाई है और मुझे क्या फायदा हुआ है। दोनों चीजें बताऊंगा, मैंने क्या आजमाई है वो भी और मुझे क्या क्या फायदा हुआ है वो भी। तो हो सकता है उससे आपको अंतःप्रेरणा मिलेगी, वो भी करके देखा।